मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इतना कहने को ही क्वेश्चन कहते हैं। इसी एक लाइन को क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चनिंग, एक्नॉलेजिंग। बेसिकली क्वेश्चनिंग का मतलब होता है एक्नॉलेज करना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, या ये उसको उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, राइट। तो इससे दो चीजें होंगी एटलीस्ट। पहला तो आपको कुछ समय मिल जाएगा थोड़ा सा अपने सवाल को अपने जवाब को फ्रेम करने के लिए कि मुझे इसको क्या जवाब देना है। ऑब्वियसली कुछ सेकंड्स का अंतराल होगा तो आप अपना आंसर भी तैयार कर पाएंगे। दूसरा, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करके कहीं ना कहीं उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसे भी ये रियलाइज करा रहे हैं कि यार मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप स्टेप 2 में ही क्वेश्चन के साथ हमें एक और चीज करनी होती है, वो होता है रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब होता है, जैसे रीफ्रेज, री का मतलब होता है दोबारा, और फ्रेज मतलब निर्माण करना। फ्रेज जैसे ये लैंग्वेज में यूज होता है रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब होता है कि जो बात सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कही, उस बात को दोबारा अपने शब्दों में रिपीट करना, सामने वाले से कंफर्म करने के लिए कि क्या वो यही कहना चाह रहा है, क्या वो यही जानना चाह रहा है जो आपने समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं सेल्स नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है सेल्स। तो मैंने सुन लिया। मैं कहूंगा अच्छा सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो क्या आपको ये लगता है कि इस बिजनेस में आपको सेल्स करनी पड़ेगी? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? क्या यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? राइट। अब आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। मैं उस व्यक्ति से उसकी बात को कंफर्म करना चाह रहा हूं कि वो क्या कहना चाहता है। देखिए इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो ऑब्वियसली मेरे को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता है। मैं बहुत श्योर शॉर्ट हो जाऊंगा कि उसका क्वेश्चन क्या है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम रीफ्रेज नहीं करते किसी भी बात को, हम सीधा जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने सीधा हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, ये है वो है। अब कई बार सामने वाला कुछ और कह रहा होता है और हम कुछ और बता रहे होते हैं, तो सामने वाला फिर हमें कई बार टोकता है या हमारी बात खत्म होने के आखिरी में कहता है सर नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था। राइट। बहुत बार ये हुआ है लोगों के साथ कि जी मेरा कहने का मतलब, या मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा था। तो फिर आप कहोगे अच्छा कुछ और पूछना चाह रहे थे, मैंने ऐसी अपनी एनर्जी लगा दी, ऐसी एनर्जी लग गई मेरी। तो यहाँ पे अब तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये कंफर्म कर लो कि सामने वाला जो आपने समझा और जो वो कहना चाहता है क्या वो सेम बात है, यही जानना चाहते हो ना। दिस इज व्हाट यू मीन, राइट। अब यहाँ पे उसने अगर मान लीजिए वो कहता है हाँ वेरी गुड, अब आगे बढ़ेंगे। अगर वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, तो उससे पूछिए हाँ जी सर आप प्लीज मुझे बताइए फिर एक बार क्लियरली कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर लोगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 होता है पीलिंग द अनियन। अनियन मतलब प्याज। हम में से ज्यादातर लोग प्याज खाते हैं। प्याज को सब्जी में भी डालते हैं, प्याज का सलाद भी बनाते हैं। लेकिन प्याज के बारे में एक चीज कही जाती है कि प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसको आप जितना ज्यादा उसकी परतें उतारते जाओगे अंदर की सतह उतनी ज्यादा उभरती जाएगी। उसको बोलते हैं पीलिंग द अनियन। जैसे आप उसकी परतें उतारेंगे उसके अंदर की सतह उभरती जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो आपसे सवाल किया होता है वो एक्चुअल में वो सवाल नहीं होता, सवाल कुछ और होता है जो अभी भी वो आपसे नहीं पूछ रहे। कई बार लोग इधर उधर आपको घुमाते हैं या इधर उधर के सवाल करते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है उनका या जो मेन डाउट है उनका वो आपसे नहीं पूछते। और इससे क्या होता है कि आप एक सवाल का जवाब देते हो फिर वो अगला सवाल करता है, फिर अगला सवाल का जवाब देते हो फिर वो तीसरा करता है, फिर वो ये टेबल टेनिस की तरह ना वो चलता रहता है, वो कभी ना खत्म होने वाली एक कश्मकश बन जाती है। तो बेटर क्या है कि जब कोई व्यक्ति कि किसी व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को आप रीफ्रेज कर चुके हो, इस तरह आप यही कहना चाहते हो ना, दिस इज व्हाट यू वांट टू नो, राइट। अब यहाँ पे आप उससे कंफर्म कर लो, ये जानने की कोशिश करो कि जो ये सवाल कर रहा है क्या इस सवाल के पीछे कोई और सवाल तो नहीं छुपा। आई होप यही इसका मेन सवाल है। वो कैसे होगा? उसके लिए मुझे उससे एक और सवाल करना पड़ेगा कि सर आई होप यही आप जानना चाहते हैं, मतलब
अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं तो आई होप कि इसके बाद तो कोई और प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना साथ पे काम करने में या आगे बढ़ने में। राइट, आप समझ पा रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपने आप को कि सर आई होप आपका यही सवाल है, यही आपका मेन सवाल है। राइट, अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं या अगर इसका सोल्यूशन आप दें तो आई होप इसके बाद तो कोई कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि अब काम कैसे करना है या यो चीजों को कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। यही आपका मेन डाउट है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो वो कहेगा हाँ यही मेरा मेन डाउट है, हो सकता है वो कहे नहीं नहीं ये तो है लेकिन इसके अलावा एक और है या कुछ और भी है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो फिर उससे पूछिए, अच्छा वो भी बता दीजिए सर, क्योंकि अगर आप मुझे बता देंगे अपने क्वेश्चंस एक बारी में तो मैं आपको एक एक करके उनका जवाब दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, आप मेन ऑब्जेक्शन तक पहुंच पाओगे। पीलिंग द अनियन इसको बोलते हैं। राइट, इसके बाद होता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होता है फील फेल्ट फाउंड, इसको हम रिस्पॉन्ड बोलते हैं। यानी कि अब हम स्टेप 4 पे आके सामने वाले व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फील्ड फेल्ट फाउंड की बात करते हैं तो ये एक बहुत पुरानी एक मैं कहूंगा यू नो सेल्स में, सेलिंग स्किल्स में फील फेल्ट फाउंड एक लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है, जहाँ पे इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के लिए या ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। तो इसमें आप अपना, इसमें 3 चीजें होती हैं, फील फेल्ट फाउंड। फील का मतलब कि आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि मैं फील कर पा रहा हूँ या कि आपको आप आप क्या जानना चाहते हैं या आपके क्वेश्चन को या आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं फील कर पा रहा हूँ कि आई नो हाउ यू फील, कि मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं या ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आया, मैं समझ सकता हूँ। राइट, आई आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। ये पहला सेंटेंस होता है। राइट, इसमें 3 सेंटेंस है, 3 वाक्य है इस पूरे इस चौथे स्टेप में। आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। देन फेल्ट, फेल्ट मतलब लगा, आई फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले, जब तक मैं वेस्टीज में नहीं आया था या वेस्टीज के बारे में मैंने नहीं जाना था, मुझे भी यही लगता था जो आपको लगता है सर, मेरा भी यही सवाल था। राइट, एंड फाउंड, फाउंड मतलब कि जब मैं वेस्टीज को जान पाया या मुझे वेस्टीज के बारे में बताया गया तो मेरा ये डाउट क्लियर हुआ और मुझे समझ में आया कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कितनी अच्छी है या कितनी बेस्ट है और वो आपके लिए अच्छी क्यों हो सकती है। आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ ना। इस एक टेक्निक के साथ आप ऑब्जेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब फाउंड की हम बात करते हैं, अब हम उसे ऑब्जेक्शन के ऊपर और डिटेल में जानकारी देना शुरू करते हैं जहां पे उसका डाउट क्लियर होता है। तो ये टेक्निक है। 5वें स्टेप पे अभी मैं नहीं आऊंगा, 5वां स्टेप में आपको आगे बताऊंगा जब हम ऑलमोस्ट इस मॉड्यूल को खत्म करने वाले होंगे, बिकॉज 5वां स्टेप बेसिकली क्लोजिंग के ऊपर है। तो अभी हम सिर्फ 4 स्टेप्स पे ही बात करेंगे, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपसे कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। हालांकि मुझे पता है कि इन ऑब्जेक्शंस के अलावा भी अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन आती है तो आप चैट बॉक्स में मेरे को ऑब्जेक्शन बता सकते हैं और मैं आपके ऑब्जेक्शन को पर्सनली या ग्रुप में मीटिंग में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आमतौर पे अगर हम देखें कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब वो फील्ड में जाता है, लोगों से बात करता है, तो कुछ ऑब्जेक्शंस बड़ी कॉमन होती हैं जो आमतौर पे किसी भी व्यक्ति को फेस करने को मिलती हैं। उन ऑब्जेक्शंस में सबसे पहली ऑब्जेक्शन होती है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। दूसरी होती है आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरी होती है ये तो चेन सिस्टम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। चौथी होती है मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगी। राइट, पांचवी होती है आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप बताओ आपने कुछ कमाया, मुझे तो आप बोल रहे हो कमाने के लिए, आपको कितना चेक आ रहा है। छठी ऑब्जेक्शन होती है कि मैं सेल्स करना नहीं जानता, मैंने कभी सेल्स नहीं करी, मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सातवीं होती है कि मैं लोगों को नहीं जानता, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। आठवीं ऑब्जेक्शन होती है मैंने पहले करके देखा है, एक कंपनी के साथ में जुड़ा था, वहां पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, या मेरा एक जानने वाला व्यक्ति जुड़ा था उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला या वो सफल नहीं हो पाया, तो यहाँ भी मैं सफल
शायद नहीं हो पाऊं। 9वीं ऑब्जेक्शन होती है कि सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, बाद वाले लोग नहीं कमाते, जो बाद में आते हैं वो कमा नहीं पाते, राइट। 10वीं ऑब्जेक्शन होती है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी एक नौकरी है, मैं क्या करूंगा वेस्टीज करके, मैं तो अपनी जॉब से खुश हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब से टाइम निकालना मुश्किल है, राइट, जॉब के साथ वेस्टीज कैसे करूं। 11वीं ऑब्जेक्शन होती है कि मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपने जानने वालों के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। 12वीं ऑब्जेक्शन कि मुझे नहीं लगता ये बिजनेस मेरे लिए बना है, या मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, बाकियों ने करा वो ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी। देन जो हमारी 13th ऑब्जेक्शन है कि आपके प्रोडक्ट बड़े एक्सपेंसिव हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। 14वीं ऑब्जेक्शन कि मैं तो हेल्दी हूँ, तो मैं क्यों इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को यूज करूं। ये हेल्थ केयर को लेकर ये ऑब्जेक्शन होती है आमतौर पे कि मैं क्यों यूज करूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूं इन प्रोडक्ट्स को। उसके बाद 15वीं ऑब्जेक्शन होती है कि क्या गारंटी है कि कंपनी ग्रो करेगी या कंपनी में लोग पैसा कमाएंगे। 16वीं ऑब्जेक्शन है कि व्हाट इफ आई गेट प्रोडक्ट्स एट लेसर रेट ऑनलाइन, क्या गारंटी है कि मेरे को आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसका प्राइस सही है, अगर मुझे ऑनलाइन सस्ते दामों पे मिल जाते हैं सेम प्रोडक्ट, में वहां से क्यों ना लूं। इसके अलावा अभी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में 2 ऑब्जेक्शंस और आई हैं, तो मैं उनको लिख लेता हूँ। पहली ऑब्जेक्शन तो ये आई है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैं अपना ब्रांड चेंज नहीं करूंगा, अपना ब्रांड चेंज नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी पिछले कई सालों से एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, तो मैं क्यों अपना ब्रांड चेंज करूं, है ना। ये लोग अपना ब्रांड चेंज नहीं करना चाहते। और उसके बाद मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम क्यों करूं, मैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में काम करूंगा ना, वहां इनकम फास्ट आती है, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इनकम स्लो आती है, या वेस्टीज में इनकम स्लो आती है। सो यहाँ पे मैं ये भी ऑब्जेक्शन लिख लेता हूँ, क्योंकि ये लिखी हुई नहीं है, लेकिन आज और कल ये 2 दिन रहेंगे जहाँ पे मैं आपसे बहुत सारी ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करूंगा, और दिस विल बी वन ऑफ दीज 2-3 विल बी दी ऑब्जेक्शंस जो मैंने लिख ली हैं। और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं सोच के बताऊंगा। वेरी गुड, किसी ने मुझे बता सोच के बताऊंगा, ये भी लिख लेते हैं हम, सोच के बताऊंगा। ओके, कुछ और? ओके, अभी तक यही है, अगर कुछ आ जाए दिमाग में तो कोई नहीं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना या यहाँ चैट बॉक्स में डाल देना, राइट। आई एम वेरी, किसी ने कुछ लिखा है सर आई एम वेरी बिजी। हाँ, तो बिजी तो हो गया ना, आई डोंट हैव टाइम, आई थिंक दैट इज द सेम थिंग मोर और लेस, कि मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी है। चलिए, तो अभी हम फिलहाल एक काम करते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लिख लिया आप कितना कमाते हैं, देखो आरती मैम दैट इज देयर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ देखिए जो लिखा है, वो सारी ऑब्जेक्शंस में ऑलमोस्ट आपका सारी ऑब्जेक्शंस कवर हो जाएंगी कि कई बार लोग हमारी उम्र देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने साल से काम कर रहे हो, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं आपके साथ काम क्यों करूँ, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो मैं क्या करूंगा, राइट। ओके, तो ये सारी ऑब्जेक्शंस आ गई हैं। अब मैं ऑब्जेक्शन नहीं देख रहा हूँ, तो अभी प्लीज अभी आप टाइप ना करें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आप इन ऑब्जेक्शंस को अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो आई थिंक मैं किसी और ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपकी ऑब्जेक्शन जो और है इनके अलावा, उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑब्जेक्शन नंबर 1 क्या होती है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। आमतौर पे जब भी ये ऑब्जेक्शन आती है, सबसे पहले हमें उसकी कोर तक पहुंचना है, या ये समझने की कोशिश करनी है कि ये ऑब्जेक्शन कोई व्यक्ति क्यों रेज कर रहा है। कोई कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो शायद उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि सामने वाले को लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम लगाना पड़ेगा, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम लगाने के चक्कर में मेरी लाइफ या मेरी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को अपना समय बहुत प्रिय होता है, अपना लेजर टाइम बहुत प्रिय होता है। उन्हें लगता है यार मैं अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वहां मैं 10 घंटे 12 घंटे काम करता हूँ, अपनी नौकरी में 10 घंटे देता हूँ, तो मैं कैसे समय निकालूंगा, मेरे पास समय ही नहीं होता। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो उन्हें वैल्यू नजर नहीं आ रही कि मैं टाइम क्यों निकालूं, पहला पॉइंट तो ये है, राइट। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के लिए आप टाइम कब निकालते हैं, जब आपको वहां वैल्यू नजर आती है।
दूसरा, सामने वाला ये समझ नहीं पा रहा कि मैं टाइम कैसे निकालूं, राइट? तो टाइम क्यों निकालूं और कैसे निकालूं, इस एक ऑब्जेक्शन के पीछे प्राइमरीली ये दो डाउट्स छुपे होते हैं, राइट? और टाइम क्यों निकालूं मतलब कि जब तक मुझे कुछ सब्सटैंशियल या कुछ बड़ा आता हुआ नजर नहीं आएगा या कुछ नोट वर्दी नहीं दिखेगा, तब तक मैं टाइम नहीं निकालूंगा। और टाइम कैसे निकालूं, उसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को जब आंसर करना शुरू करेंगे फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से, तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, कि मैं समय कैसे निकालूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करता था, मैं बहुत ऑक्यूपाइड था अपनी जॉब में, और लगभग 8-10 घंटे काम करने के बाद मेरे दिमाग में दो ही सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि मैं टाइम क्यों निकालूं, और दूसरा सवाल ये था कि मैं टाइम कैसे निकालूं, राइट? उसके अलावा अगर जब मैं इस बिजनेस में लेकिन जब आगे बढ़ा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यू नो इस बिजनेस को आज मैं टाइम कैसे निकालूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ टाइम क्यों निकालूं, क्योंकि मैं आज बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर देख पाया जिन्होंने वेस्टीज बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करके वो इनकम हासिल करी या वो सक्सेस हासिल करी जो शायद एक फुल टाइम बिजनेस में लोग या एक फुल टाइम नौकरी में हासिल नहीं कर पाए। मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपना एक खुद का बिजनेस बिल्ड करूं, मैं अपने लिए खुद कुछ काम करूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करूं जो मुझे सिक्योरिटी देने का काम करे, मेरे परिवार के लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करे, और जहां से मुझे पैसिव इनकम जनरेट हो पाए। लेकिन अपनी डेली लाइफ की कश्मकश में, अपनी जॉब की कश्मकश में, अपना जो मेरा काम है उसकी कश्मकश में, मैं अपने इस सपने के लिए, अपनी इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। क्योंकि अगर मैं टाइम निकालता तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी होती, और इन्वेस्टमेंट करनी होती तो पूरा टाइम भी देना होता। शायद यही एक कारण था कि मैं यहाँ अपने जॉब के अलावा अपने लिए कुछ और बिल्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मुझे दो बातें समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई कि मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिल्ड कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है कि मेरे को अपना पैसा रिकवर करना है जो मैंने लगाया। और दूसरी बात ये कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो नौकरी में कर रहा हूँ या जो बिजनेस में कर रहा हूँ, मुझे उसे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। बिना उसे रिजाइन करे मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि आज की डेट में मैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ इस बिजनेस के अंदर जो अपनी पढ़ाई करते हुए आज वेस्टीज को बिल्ड कर पा रहे हैं, और शायद कुछ सालों में उन्होंने वो इनकम हासिल कर ली जो शायद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर वो जॉब करते तो शायद वहां से वो शुरुआती इनकम उनको नहीं आ पाती। और उससे कहीं ज्यादा इनकम आज वेस्टीज को उन्होंने पार्ट टाइम बिल्ड करके कमा ली। बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो अपने घर गृहस्थी में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी ज्यादा ऑक्यूपाइड थी कि वो कोई जॉब नहीं कर पा रही थी या अपने लिए कोई व्यवसाय बिल्ड नहीं कर पा रही थी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, आज बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए वेस्टीज बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करके आज एक बहुत अच्छे लेवल तक लेकर आ पाई हैं, और आज लाखों रुपए महीना इस बिजनेस से कमा रही हैं। आज मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के करके वेस्टीज के अलावा किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, या अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कोई एक सिक्योर अर्निंग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज अपनी जॉब्स को, फुल टाइम जॉब्स को वॉलेंटरली रिजाइन किया, क्योंकि आज उनकी अर्निंग वेस्टीज में पार्ट टाइम बिल्ड करते हुए उस नौकरी से कहीं ज्यादा हो चुकी है, और आज वो लोग फुल टाइम वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन भी आपको बता सकता हूँ कि यहाँ मैं अगर पार्ट टाइम भी काम करता हूँ तो लगभग 4,363 रुपए पर आवर कमा सकता हूँ, कम से कम। ये मैं आपको वीआईपी में बताता हूँ, जिन लोगों ने वीआईपी अटेंड करी है। और अगर मैं जॉब करता हूँ या कोई और काम करता हूँ तो वहां मैं शायद 100 रुपए प्रति पर घंटा या उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तो 4,363 कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आने वाले समय में अगर मैं इतना काम नहीं भी करता जितना आज कर रहा हूँ तो भी मेरे पास एक रेगुलर इनकम आती रहेगी, राइट? तो पहली बात, मैं
क्यों करूं? क्योंकि यहाँ पे मैं पार्ट टाइम बिल्ड करके इस बिजनेस को, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, अपने फैमिली को सिक्योर कर सकता हूँ, और शायद वो एक अर्निंग पोटेंशियल है वेस्टीज के अंदर जो शायद एक फुल टाइम जॉब में या एक ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नहीं है। और दूसरी चीज, मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूँ? टाइम निकालना, जब लोग कहते हैं टाइम नहीं है वेस्टीज के लिए, तो शायद यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यहाँ पे आपके टाइमिंग आप पे खुद पे डिपेंड करते हैं। फ्लेक्सी टाइमिंग्स है, आप अपना समय खुद चुन सकते हैं कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर जब शुरुआत में आए थे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे वेस्टीज के माध्यम से पहुंच चुके हैं। तो फ्लेक्सिबल आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग के करके इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल पाना बहुत आसान है, अगर इस बिजनेस से मैं रियली कुछ अचीव करना चाहता हूँ। राइट, तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने कुछ सफल लोगों की कहानियां बताई, कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया। इसके अलावा अगर फिर भी उस व्यक्ति का डाउट क्लियर नहीं होता, तो ऑलरेडी आप उस व्यक्ति को इतना कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को वैलिडेट कर सकते हैं कुछ टिप्स के माध्यम से। यहाँ मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आप उस व्यक्ति की अपने अपलाइंस के बारे में बता सकते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हुए भी वेस्टीज कर रहा है, या जो व्यक्ति बहुत ऑक्यूपाइड था लेकिन उसने फिर भी वेस्टीज के लिए समय निकाला। वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, या आपका अपलाइन का अपलाइन, या आपके नेटवर्क पे कोई और व्यक्ति हो सकता है। राइट, या अगर आप चाहें तो आप आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ है और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए भी वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड किया। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस रन करते हुए, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जैसे एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, जो वाकई बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, वो लोग भी आज वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। राइट, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने नेटवर्क के अंदर, आपकी टीम के अंदर, आपके अपलाइन के अंदर मिल जाएंगे, जो लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और शायद आज उनकी अर्निंग किसी भी और बिजनेस या जॉब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, वो है अगले ऑब्जेक्शन की। लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये समझना है वो क्या कहना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि इस बिजनेस को करने के लिए उन्हें बहुत पैसा चाहिए होगा, क्योंकि आमतौर पे अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें तो हमारे दिमाग में यही आता है कि यार बिजनेस करना मतलब पैसा लगाना। ट्रेडिशनल बिजनेस को बिना पैसा लगाए नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वाकई उससे पैसे की जरूरत है। तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। When somebody says I don't have food, मेरे पास खाना नहीं है, इसका मतलब उसे खाने की जरूरत है। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब उसे पैसे की जरूरत है। He wants to earn or he needs to earn more, right? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर आने के बाद यू नो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, और ऑब्वियसली क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट तो वेस्टीज के अंदर है ही नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अभी स्टूडेंट्स हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, या जिनके पास वाकई एक इनकम सोर्स नहीं है कोई भी किसी भी प्रकार का, और उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, मुझे पैसा लगाना पड़ेगा या मुझे किसी से पैसा लेना पड़ेगा, तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं रिस्क ना उठा लूं इस बिजनेस में। तो यहाँ पे हमें एक कुछ चीजें जो सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से, जो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपने हमेशा अपना एग्जाम्पल देना होता है कि सर आप देखिए, आप बोल रहे हैं, या मैम आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। मुझे भी यही लगता था जब मैं खुद इस बिजनेस में आया था कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा, क्योंकि आमतौर पे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में यही डाउट होता है कि यार इस बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। राइट, और कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस करने के चक्कर में मैं रिस्क उठा लूं, और जो ऑलरेडी मेरे पास है कहीं मैं उसको भी गवा दूं। इनफैक्ट जब मैं वेस्टीज में आया तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से आज कोई रिस्क नहीं है। मैं इस बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकता हूँ, और इस बिजनेस के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग जो आपकी तरह या मेरी तरह जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, तो उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास
यू नो शुरुआत में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, या जिनके पास शायद पैसा लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट को जब उन लोगों ने समझा, तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर हमें ये समझना है कि हमें वो प्रोडक्ट यूज करने हैं जो हमें अच्छी हेल्थ देने का काम करते हैं, और जो प्रोडक्ट शायद हम कहीं और से लेते अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए या अपनी वेलबींग के लिए, वो प्रोडक्ट हमें वेस्टीज से यूज करने हैं। और उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी चॉइस के प्रोडक्ट जो हम खुद के लिए यूज करना चाहेंगे, अपने परिवार के लिए यूज करना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं इतने के प्रोडक्ट लूं या इतने के प्रोडक्ट लूं। आप अपनी क्षमता, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार, अपने परिवार की नीड के अनुसार यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट खुद चुन सकते हैं, और यही ऑप्शन आप लोगों को दे सकते हैं। राइट? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस में है। देखिए, मैं अगर अपने अपलाइन की बात करूं, मैं कल बीके मिश्रा जी से मिला, कल मैं मयूर विहार में था। तो मयूर विहार में वहां पे बीके मिश्रा जी आए हुए थे। बीके मिश्रा जी का पहले महीने का पे आउट 18 रुपए था। आज वो लाखों रुपए महीना वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सामने वाला अगर बोल रहा है कि यहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उससे समझाइए कि इस बिजनेस के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है। और आप ही की तरह ज्यादातर लोग जब आए थे इस बिजनेस में, तो उनको भी यही लगता था, लेकिन आज वो लोग एक बहुत अच्छे मुकाम पे इस बिजनेस में पहुंच चुके हैं, एंड दैट टू विदाउट इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा, या मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आप मीटिंग्स करने जा रहे हैं, आप प्लान देने जा रहे हैं, आप अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, या लेट्स से बिजनेस को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हम लोग आपको हमेशा एक बेहतरीन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो है रिटेल ऑप्शन। कि शुरू में आप कुछ प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, और रिटेल करके आप ऑब्वियसली जो रिटेल प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, उसको आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आगे उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जिनका विजन बहुत बड़ा था शुरुआत में, लेकिन उन शुरुआत में उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, विजय कुमार मिश्रा जी। और ये उदाहरण हमेशा से दिया जाता रहा वेस्टीज में। हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं कानपुर के, विजय कुमार मिश्रा जी। जब वो इस बिजनेस में आए थे, तो वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। वो कानपुर में रहते थे, और कानपुर से लखनऊ उन्हें जाना होता था कई बार अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। और कानपुर से लखनऊ जाना और लखनऊ से कानपुर आना कम से कम 100 रुपए का खर्चा होता था। आज से मैं आपको कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, तो उनको कई बार ये लगता था कि यार मैं लखनऊ कैसे जाऊं, या नेटवर्क से जाकर कैसे मिलूं। तो उस समय हमारे पास गिनती के प्रोडक्ट होते थे। हेल्थ केयर में हमारे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट थे उस समय। एक था स्पायरुलिना, दूसरा था ग्लूकोसामाइन। तो वो क्या करते थे, जब भी उनका डाउनलाइन उनको फोन करता था लखनऊ से कि सर आप आ जाओ, मीटिंग कर लो, कुछ लोगों से आपको मिलवाना है, तो वो दो तीन प्रोडक्ट की बॉटल्स कुछ लोगों को जाके बताते थे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट रिटेल करते थे, और उनके पास रिटेल प्रॉफिट अर्न हो जाता था, जिससे वो अपने डाउनलाइन को फोन करके कहते थे कि यार मैं आ रहा हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए कानपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, और मैं लखनऊ आ रहा हूँ, जितने भी लोगों से मिलाना है प्लीज टाइम फिक्स करो, कहाँ पे आना है मुझे बताओ। आप ये देखिए, जब आप इस बिजनेस के अंदर, कहते हैं ना, जहां चाह है वहां रहा है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है जो पहले से लाखों रुपए महीना कमा रहा हो, या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी रही हो और फिर वो वेस्टीज में आया। सारे लोग कहीं ना कहीं आप ही की तरह उन्होंने शुरुआत करी थी, और उन सबके दिमाग में ये डाउट था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा। तो आई थिंक सारे लोग जितने भी आज इस बिजनेस में सफल हैं, ये वो सारे लोग हैं जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अपने आप से। इसके बाद जो तीसरा सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि यार ये तो चेन बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये पिरामिड स्कीम है। तो बहुत सारे लोग जब इस प्रकार का सवाल करते हैं, तो फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से, या मैं कहूंगा कुशनिंग के माध्यम से, रिफ्रेजिंग के माध्यम से, इससे पहले कि हम फील फेल्ट फाउंड पे आए, रिफ्रेजिंग और कुशनिंग के माध्यम से आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि सामने वाला क्या कह रहा है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो पहले से
कुछ पिरामिड स्कीम्स के बारे में जानते हैं, कुछ पॉन्जी स्कीम्स के बारे में जानते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज के बारे में जानते हैं। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते, वो कहते हैं यार ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम, राइट। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया या बस सुना है कि ये चेन बनाने वाला काम है, और वो यही एक डाउट आपके आगे रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सामने वाले का क्या कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट बेस्ड या अदर कंपनी में। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं सुनी बातों पे आपको, जो उसने सुना या जो फॉल्स एजम्पशंस है उसकी, उसके आधार पे वो व्यक्ति आपके आगे ये बातें रख रहा है। सो यू नो या हो सकता है शायद उसे ये नहीं पता कि चेन मार्केटिंग के अलावा या नेटवर्क या चेन सिस्टम के अलावा इस बिजनेस को किसी और नाम से भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, या गलत जानकारी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है जी ये तो चेन बनाने वाला काम है, तो आप उसको ना कभी रिजेक्ट मत करो कि सर आपको नहीं पता। वो मैंने क्या बोला, रिएक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हमने उसे प्रॉम्प्ट करना है कि सर मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि ये चेन बनाने वाला काम है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप बुरा ना माने, आपके हिसाब से चेन क्या होती है, राइट। तो अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आज की डेट में चेन से नहीं जुड़ा हुआ। अगर हम रिटेल स्टोर पर भी कोई सामान लेने जाते हैं, परचून की दुकान पर, तो वो सामान भी वहां पर कई लोगों से गुजरता हुआ कंज्यूमर के हाथ में आता है। आज के डेट में अगर हम किसी ब्रांडेड कोई ब्रांडेड शर्ट लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर शहर में उस कंपनी के, जो वो कपड़े बना रही है जो कंपनी, उसके स्टोर्स हर शहर में खुले होते हैं। तो उन्होंने अपना एक चेन सिस्टम क्रिएट किया। आपको अगर मोबाइल खरीदना है तो आप उसके मल्टीपल स्टोर्स पूरे भारत में देख सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है, चाहे वो मारुति हो या कोई भी गाड़ी हो, तो उसकी आपको सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आज की डेट में चेन सिस्टम या नेटवर्क का सहारा ना ले रही हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो चेन की अगर हम बात करें ना, जहां चेन है ना वहीं चैन है। वरना अगर आप किसी भी कंपनी में चाहे नौकरी ही क्यों ना करते हो या बिजनेस ही क्यों ना करते हो, अगर वो कंपनी या वो व्यक्ति जो उस बिजनेस में सफल होना चाहता है, अगर उसका एक स्ट्रांग नेटवर्क नहीं होगा, और या वो अगर समय के साथ एक स्ट्रांग नेटवर्क क्रिएट नहीं करेगा, तो वो उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जब आप बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो जिनको पिरामिड बोलते हैं लोग, राइट, या पॉन्जी स्कीम या मनी सर्कुलेशन कंपनीज की अगर हम बात करें, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के डेट में मैं फिर दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और इन्वेस्टमेंट, जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कही जाती है, तो याद रखिएगा वहां पे आपकी जो एक एंटीना है ना, वो खड़ा हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि यार कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आज वेस्टीज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वेस्टीज एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी नहीं है, वेस्टीज एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, राइट। एक अगर मैं बात करूं किसी भी पिरामिड स्कीम में क्या होता है, पिरामिड स्कीम में लोगों को या तो देखिए, प्रोडक्ट पहली बात तो होता नहीं, और अगर होता है तो प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने के लिए होता है, नाम का होता है, ऐसी कंपनीज में काम का नहीं होता। और लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और नीचे से, नीचे वालों का पैसा ऊपर की तरफ फ्लो करता है, जो ऊपर वाले लोग हैं उन तक पैसा आता है, नीचे वालों का पैसा ऊपर फ्लो कर रहा होता है, उसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर कुछ समय के बाद जो कमा रहे होते हैं वो भी कमाना बंद कर देते हैं, और कंपनी पे ताला लग जाता है या कंपनी चली जाती है, और जो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, उनका नंबर कभी नहीं आता। तो ये याद रखिए कि आज अगर मैं किसी भी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, उस कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस कंपनी में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसके अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, उस कंपनी के अंदर हमें लोगों को ज्वाइन कराने पर कमीशन नहीं दी जाती, हमें जो अर्निंग आती है उस कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। तो आज एक एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज पिछले 18 सालों में अपने आप को प्रूव कर चुकी है, और इस बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली आज लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में एक एथिकल और अनएथिकल कंपनी के बीच का अंतर क्या होता है। एथिकल कंपनी वो होती है जिसका एक राइट बिजनेस मॉडल होता है, जहां पर आप जब लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं या प्रोडक्ट लोग यूज करना शुरू करते हैं जो कि उनकी मर्जी के प्रोडक्ट होते हैं, तो आपको अर्निंग आती है। जहां पे कंज्यूमर
कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है हर स्टेप पर, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, जहाँ पे कंपनी का सपोर्ट सिस्टम आपको काम करना सिखाता है। तो ये एक लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहचान होती है। और यहाँ पे आप कुछ लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जिनको पहले यही लगता था, या आप अपना भी उदाहरण दे सकते हैं जिनको पहले वेस्टीज के बारे में भी यही लगता था कि ये कहीं पिरामिड तो नहीं है, या ये चेन बनाने वाला काम है, मैं कैसे करूंगा। एंड देन दे अंडरस्टूड विद अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार इस बिजनेस से बेटर हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे हम हमेशा अपने अपलाइन का या कुछ सफल लोगों का या अपना खुद का उदाहरण देकर सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 4, कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं पूछ के बताऊंगा या पूछ के बताऊंगी, तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझना है कि क्या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो हमें लगता है कि यार इसका मतलब ये मुझे टाल रहा है, ये बहाना बना रहा है, ये करना नहीं चाह रहा। बट एक्चुअली में ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति वाकई इस बिजनेस को लेकर सीरियस हो सकता है या नहीं। मुझे तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहा हूँ, कोई भी बड़ा काम अगर मुझे जिंदगी में कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गाड़ी लेनी है, या अगर मुझे मकान लेना है, या अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो यार मैं अकेला वो डिसीजन नहीं लूंगा, मैं एक बार अपनी वाइफ से जरूर कंसल्ट करूंगा, या अपने माता पिता से जरूर एक बार कंसल्ट करूंगा, जो भी लोग मेरी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करते हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है एक्चुअली में। और दूसरा ये है कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद से डिसीजन नहीं लेते, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग अपने परिवार से सलाह करके डिसीजन लेते हैं, लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस घर में मेन डिसीजन मेकर हो, राइट। वो कोई भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकते हैं, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कई बार लोग उस डिसीजन मेकर को पूछना चाहते हैं। तो हमें एटलीस्ट ये भी जानने की कोशिश करनी है कि सामने वाले व्यक्ति के घर में डिसीजन मेकर कौन है। या ये भी हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को अकेला बिल्ड नहीं करना चाहता, वो अपने घर के बाकी लोगों को भी इस बिजनेस के अंदर लेकर आना चाहता है। या हो सकता है कि वाइफ या हस्बैंड जिससे वो पूछ के बताना चाहता है वो मेन व्यक्ति है जो इस बिजनेस को आगे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सामने वाले को कांग्रेचुलेट करना है और अपने आप से रिलेट करना है फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से, कि सर आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बड़ा अच्छी बात कही कि आप पूछ के बताना चाहेंगे, आप पूछ के बताना चाहेंगी। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, या जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मेरा भी यही सवाल था कि यार मैं पहले पूछ के बताता हूँ, मैं पहले पूछना चाहूंगा अपनी वाइफ से। तो आई थिंक अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे इस डिसीजन में, या उनसे सलाह करेंगे, तो आप बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि आप और जैसे आपने कहा कि आप अपनी वाइफ से आप दोनों सलाह करना चाहते हैं, तो मुझे बताएंगे आप दोनों से एक साथ हम मीटिंग कब कर सकते हैं, अगली मीटिंग हम एक साथ कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब आपका पर्पस क्या है कि आप एक्चुअली में उस डिसीजन मेकर या उस एक व्यक्ति जिससे ये पूछ के बताना चाहता है, जैसे आपने पूछा कि आप किससे पूछना चाहते हैं, सामने वाला कहता है मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगा, या मैं अपने मदर से पूछ के बताऊंगी, राइट। तो अच्छा ठीक है, आपकी मदर और आपके साथ मैं एक बार मीटिंग करना चाहूंगा, या मैं चाहूंगा कि एक बार हम तीनों एक साथ बैठकर इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करें। क्या मैं जान सकता हूँ कि हम कब मिल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं उस व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं उस इन दोनों के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अब जब आप ये पूछते हैं कि अच्छा कब मिल सकते हैं, तो सामने वाला कहता है अच्छा मैं बता दूंगा, या वो कहेगा मैं पूछ के बताऊंगा। अगर वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, उसको बोलिए नहीं सर आप मुझे बताइए एटलीस्ट, आप आज अभी चाहे तो अभी पूछ लीजिए कि वो कब अवेलेबल है, हम चाहे तो अगली मीटिंग कल कर सकते हैं, राइट। कल दोपहर में कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, कोशिश करो अगले 24 घंटे में आप एक मीटिंग शेड्यूल करो। या सामने वाला अगर कहता है कि जी क्यों मिलना है आपको उनसे, मैं खुद ही पूछ के बता दूंगा ना, तो आप उनको बोलो देखिए मैं आपकी बात की कद्र करता हूँ, लेकिन जब आप बताएंगे या आप समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है शायद वो अपने आप से इतना अच्छा आप नहीं समझा पाए, क्योंकि उनके कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, और शायद उनके लिए समझ पाना
शायद इतना आसान ना हो, लेकिन अगर मैं वहां मौजूद रहूंगा तो आपके और उनके दोनों के सवालों का जवाब मैं अच्छे से देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप दोनों के लिए ज्वाइंटली मिलकर एक परिवार के तौर पे, एक फैमिली के तौर पे ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी अच्छी है या कितनी सही है। तो मुझे प्लीज बताइए हम कब मिल सकते हैं? लेट्स फिक्स अ मीटिंग, आप भी बात कर लीजिए या आप मुझे बात करके बता दीजिए। राइट, सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट कि आप उस एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करो जिससे वो सलाह करना चाहता है। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा टिप है, जब आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, कोशिश ये करिए अपनी हर मीटिंग में कि आप अगर एक व्यक्ति को जो ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप उसे इनवाइट कर रहे हैं किसी भी मीटिंग के लिए, तो उसको अकेले मत बुलाइए, उसको बोलिए आप प्लीज मैम को साथ में लाइएगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलो कि आप अकेले मत आना, आप साथ में अपने घर में जो बड़ा हो कोई व्यक्ति या घर का कोई डिसीजन मेकर हो या जिनकी आप बात मानते हो, राइट, उनको आप प्लीज अपने साथ लेकर आइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम उन लोगों को एक साथ समझाएंगे तो आई थिंक हमारा एफर्ट भी कम लगेगा, और सामने वाला व्यक्ति जो एक्चुअली में डिसीजन मेकर है, अगर उसे समझ में आ गया तो इसको तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इस व्यक्ति को जिसको आप एक्चुअली में प्लान देना चाह रहे हो। राइट नाउ देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा अपॉर्चुनिटी समझा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दीजिए उन्हें जहां पर ऑलरेडी कुछ कपल्स वेस्टीज में कामयाब है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उन कपल्स का उदाहरण दीजिए। राइट, या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फादर और एक बेटा, या एक मदर और एक बेटी अगर साथ में बैठे हैं, फैमिली साथ में बैठी है, तो वहां पर मैं कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दूंगा जहां पर पूरी पूरी फैमिलीज मिलके वेस्टीज कर रही है, जहां पे हस्बैंड वाइफ, फादर डॉटर, मदर सन मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को अपने जैसे सिचुएशन से या अपने जैसे लोगों से रिलेट कर पाता है। राइट, चलिए, सो आई थिंक अभी मैंने आपके साथ सिर्फ 4 ऑब्जेक्शंस शेयर करी हैं, और आज इतनी ही ऑब्जेक्शंस शेयर करने का या कम ऑब्जेक्शंस शेयर कर पाने का सिर्फ इतना ही कारण है कि अभी हमने आपको पहले तो ये बताया कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, और आई रियली डोंट वांट टू रश। मेरा पर्पस खट 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 करके इस प्रेजेंटेशन को खत्म करना नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप जितना भी समझो उसको अच्छे से समझो और उसको ढंग से अपने नेटवर्क के अंदर अप्लाई करो, यूज करो, इम्प्लीमेंट करो। राइट, और कल जब हम मिलेंगे तो हम और बहुत सारी ऑब्जेक्शंस पे बात करेंगे। अगर उसके बाद भी कुछ ऑब्जेक्शंस रह जाती हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे और हम उन ऑब्जेक्शंस को भी कवर करेंगे। इस सेशन को हम कवर करेंगे जिसमें सारी ऑब्जेक्शंस होंगी, चाहे हमें इसे 1 या 2 दिन और एक्सटेंड करना पड़े, इट डजंट मैटर, बट वी विल ट्राई एंड एक्सटेंड एंड ट्राई एंड सॉल्व many objections of yours, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़े। सो अभी 8 बज चुके हैं और क्योंकि टाइम है, लिमिटेड है मीटिंग का, एंड दैट इज द रीजन कि हम 8 बजे के आगे अभी इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। एंड कल हम मिलेंगे इसी लिंक पे सुबह 7 बजे, जहां पर हम और ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला इस मीटिंग में आने के लिए, एंड आई रियली विश यू वेल्थ ऑल ऑफ यू, and let's see you tomorrow morning 7 a.m. Thank you, God bless you all, see you, thank you, bye.